हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 से, दैट इज फ्रिक्शन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में बात की थी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, कब वो एक्ट करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती हैं, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। फिर हम लोगों ने देखा था कि फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो उससे आगे हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हाउ कैन वी रिड्यूस और इंक्रीज फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। समटाइम वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो एज टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, कई बार हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत होती है ताकि हम फिसलने वाली जैसी चीजों को रोक सकें कि भाई वो फिसले ना। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा ऐसे शूज प्रेफर करते हैं जिसके सोल जो है वो अच्छे से ग्रूव्ड हों। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो आपने देखा होगा पहाड़ों के लिए ट्रैकिंग शूज होते हैं, उनके जो ग्रूव्स हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं ताकि ग्रिप अच्छी बने और लोग पहाड़ों पे फिसले नहीं। द सोल ऑफ द शू इज ग्रूव्ड सो दैट फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड इंक्रीजेज एंड वी कैन वॉक सेफली। ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है फीट और ग्राउंड के बीच में वो इंक्रीज हो जाए और हम आसानी से सेफली मूव कर सकें। इसीलिए जो हमारे सोल हैं शूज के वो क्या होते हैं, ग्रूव्ड होते हैं। द टायर्स आर थ्रेडेड सो दैट दे कैन हैव अ बेटर ग्रिप ओवर द ग्राउंड एंड अलाउ द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। जो टायर हैं, टायर के ऊपर आप लोगों ने कुछ डिजाइन देखे होंगे, बहुत डिजाइन्स होते हैं टायर्स के ऊपर। और जब वो डिजाइन्स खत्म हो जाते हैं उस टायर के ऊपर तो हम लोग टायर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी और आपकी गाड़ी टाइम पे रुकेगी ही नहीं। ब्रेक पैड्स जो होते हैं, आपको पता होगा आपकी साइकिल में भी ब्रेक पैड्स होते हैं, टायर के बगल में लगे हुए होते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किए हो तो। ठीक है जी, ऐसे ही सभी व्हीकल्स के अंदर ब्रेक पैड्स होते हैं और जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो ये ब्रेक पैड्स ही क्या करते हैं, उस टायर को रोकने का काम करते हैं। तो जब ये ब्रेक पैड टायर के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके अंदर भी वियर एंड टियर होगा और कुछ समय के बाद हम लोगों को ब्रेक पैड्स चेंज करवाने पड़ते हैं। कबड्डी प्लेयर्स जो हैं वो पहले सॉयल के साथ अपने हाथों को क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, क्योंकि सॉयल की वजह से उनके हाथ क्या हो जाते हैं, थोड़े रफ हो जाते हैं, जिससे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनके हैंड और जो दूसरा प्लेयर है उसकी बॉडी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाती है और जो ग्रिप है वो आसान हो जाती है, होल्ड करना अपोनेंट को आसान हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम प्लेयर्स जो जिम्नास्ट वाले होते हैं वो भी पाउडर वगैरह अपने हाथ के ऊपर लगाते हैं, सैंड लगाते हैं, ताकि क्या कर सके, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकें। जो जिम्नास्ट होते हैं वो भी कोर्स सब्सटेंस, कोर्स मतलब थोड़ा सा मोटा सा ऐसे सॉयल जैसा सब्सटेंस लगाते हैं, व्हाइट इन कलर होता है, आप सबने देखा होगा। और उससे क्या होगा जी, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, जो आपकी ग्रिप है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो इन तरीकों से हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपको टायर के अंदर ये पैटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ऐसे ही शू के अंदर भी आपको ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे जो दोनों ही क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे जैसे इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप बढ़ जाएगी। सो हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। Sometimes in order to have a smooth movement of an object we need to reduce friction। कई बार किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्मूथ बनाने के लिए, काफी अच्छा बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम लोगों को फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है। और ये आपने बहुत बार देखा होगा, आपने हमेशा एक पाउडर का इस्तेमाल किया होगा जब आपने कैरम बोर्ड खेला होगा। तो एक पाउडर को स्प्रिंकल किया जाता है कैरम बोर्ड सरफेस के ऊपर ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके और जो आपके बोर्ड सरफेस और स्ट्राइकर या जितनी भी आपकी उसके अंदर छोटे छोटे वो दूसरे गिट्टियां कहते हैं जो, उनके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और जब आप खेलें तो वो बड़ा स्मूथली खेला जाए। इन दिस वे द सरफेस ऑफ द कैरम बोर्ड बिकम्स स्मूथ। अच्छा, स्मूथ होता कैसे है, जैसे ये है जी रफ सरफेस, अगर आपने इसके ऊपर पाउडर डाल दिया तो वो पाउडर इन छोटे छोटे जो इरेगुलरिटीज हैं इसको फिल कर लेगा तो सरफेस क्या हो गया, स्मूथ हो गया। इस प्रकार से आप रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। यही होता है जब हमारा फ्लोर वेट होता है तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो इन इरेगुलरिटीज को फिल कर लेती हैं और इन इरेगुलरिटीज को फिल करने की वजह से वो सरफेस स्मूथ हो जाता है और वो आपका जो फ्लोर है वो स्लिपरी हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बाइसाइकिल्स हैं या मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी चेन के अंदर ग्रीसिंग की जाती है। ग्रीस लगाने से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि जो
आपकी साइकिल है वो बहुत अच्छे से चलती है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही ग्रीसिंग के साथ साथ ऑयलिंग भी की जाती है। डोर के हिंजेस, जो आपने डोर देखे होंगे, डोर लगे हुए होते हैं, चौखट के साथ लगे होते हैं ना, इसके यहाँ पे क्या होते हैं, 3-4 हिंजेस लगे हुए होते हैं, इनके अंदर ऑयल डाला जाता है ताकि डोर अच्छे से स्मूथली ओपन और क्लोज होता रहे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन के अंदर ऑयलिंग की जा रही है, मोटरसाइकिल की चेन है। ये क्या है जी, एक सैंड पेपर है। सैंड पेपर की सहायता से जो लकड़ी की चीज है उसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। अब लकड़ी की चीज को रब करेंगे सैंड पेपर की सहायता से, जो इर्रेगुलरिटीज ऊपर प्रेजेंट थी इसको रब कर दिया तो अब ये क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे एक बॉल बियरिंग है। ये बॉल बियरिंग आपने देखा होगा आपके साइकिल के हैंडल में भी होता है। एक सब बच्चों ने अपनी लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में एक चीज इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको फिटजेट स्पिनर कहते थे। उस फिटजेट स्पिनर के अंदर भी ये बॉल बियरिंग होता था। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर नॉर्मली आप किसी चीज को ऐसे घुमाएं अपने हाथ में तो वो ज्यादा देर नहीं घूमेगी, लेकिन बॉल बियरिंग की वजह से वो चीज काफी देर तक रोटेट करती रहती थी। अप्लाइंग सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, ग्रीस एंड पाउडर अलाउज इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ द एज दे ब्लॉक द इर्रेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया जो इर्रेगुलरिटीज हैं इसके अंदर भर जाते हैं, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो पाउडर हो, तो इर्रेगुलरिटीज को फिल कर देते हैं जिससे सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो ये सब्सटेंसेस जैसे ऑयल है, ग्रीस है, पाउडर है, ये सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करते हैं जिससे अपने आप क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। The substances that can reduce the amount of friction between different objects are called lubricants. वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ल्यूब्रिकेंट्स कहा जाता है। आप लोगों ने गाड़ियों के अंदर देखा होगा कैस्ट्रॉल वगैरह की एड बहुत आती है। ऑयल होता है इंजन ऑयल, वो इंजन के अंदर डाला जाता है ताकि इंजन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो स्मूथली वर्क कर सके। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, ल्यूब्रिकेंट्स कहा जाता है। However, we can never reduce friction to a level of zero. There are always some irregularities present on the surface. लेकिन आप कभी भी फ्रिक्शन को जीरो लेवल तक रिड्यूस नहीं कर सकते, हमेशा थोड़ी बहुत इर्रेगुलरिटीज उसके ऊपर जरूर प्रेजेंट रहेंगी। सो हाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, तो व्हील्स कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड विच रेजिस्ट इट्स मोशन ऑन द सरफेस। हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है, क्या करता है, रोल करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करता है। However, जबकि its magnitude is lesser than the static and sliding friction, जबकि उसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन जो लगता है वो स्टैटिक और स्लाइडिंग दोनों फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। इसलिए लिखा है कि उसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, लेसर होता है देन स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो व्हील्स है आर सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट टर्न अराउंड अ सेंटर पॉइंट। व्हील्स क्या है, एक सेंटर पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उस सेंटर पॉइंट के साथ वो सर्कुलेट होते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। द व्हील्स अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू रोल ओवर द सरफेस रेदर देन अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर द सरफेस। अब देखिए वो जो व्हील्स हैं वो उसको रोलिंग करने में मदद करते हैं, रोल होने में मदद करते हैं, जिससे कि जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है जो कांटेक्ट में है, जिससे अपने आप फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन लेस फ्रिक्शन, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, हेंस जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन द पार्ट्स ऑफ मशीन्स दैट आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। रोलिंग फ्रिक्शन मशीन के डिफरेंट पार्ट्स में यूज होता है जो लगातार चल रही होती हैं। उनके अंदर आपने बॉल बियरिंग को देखा होगा, बॉल बियरिंग को देखा होगा जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो बॉल बियरिंग बहुत सारी मशीन्स के अंदर लगाया जाता है। In this way, the sliding friction is removed with the help of rolling friction. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो पहले यूज होता था पुराने जमाने में उसको चेंज कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया किसने, रोलिंग फ्रिक्शन ने, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम लग रहा है तो हमें कम फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगानी पड़ेगी। And therefore the adverse effect of friction such as the production of heat and wear and tear of the mechanical parts are also reduced. और अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो जो वियर एंड टीयर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस बॉल बियरिंग्स आर बीइंग यूज्ड इन फैंस एंड बाइसाइकिल टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमने देख लिया कि बहुत सारे अप्लायंसेस के अंदर बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है ताकि चीजें स्मूथली चल सके।
यहाँ पे आप बॉल बियरिंग देख सकते हो। इसको बॉल बियरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर ये आयरन की आपको बॉल देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। ये टर्निंग सिलेंडर्स हैं, ये वाला और ये वाला टर्निंग सिलेंडर्स हैं। ये दोनों अलग अलग मूव करते हैं। आप इसको होल्ड कर लेते हैं और जब घुमाते हैं साइड वाले को तो इन बॉल्स की वजह से ये बाहर वाला जो टर्निंग सिलेंडर है ये बड़ा स्मूथली मूव करता है। इवन दो ये बॉल बियरिंग होने के बावजूद इसके अंदर भी हमें क्या करनी पड़ती है? ऑयलिंग करनी पड़ती है ताकि ये भी स्मूथली चल सके। तो बॉल बियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे काम करता है। फिर बात करते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन की। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगता है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स, एयर भी जो गैस है, वाटर और दूसरे लिक्विड कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फ्लूइड कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी होती है फ्लो करने की। तो जिन भी सब्सटेंसेस के पास फ्लो करने की एबिलिटी है वो सब फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। दे ऑल्सो एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स थ्रू देम। और ये जो फ्लूइड हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उनके अंदर ट्रेवल कर रहा है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। सच ए फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शन को फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। और आपको याद रखना है कि फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है? ड्रैग होता है। क्या होता है फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम? ड्रैग होता है। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स? फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करती है। द नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर फ्लूइड का कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसकी विस्कोसिटी और उसकी टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो। अब देखिए एयर क्या है? थोड़ी सी डेंसिटी में कम है एज कंपेयर टू वाटर। तो एयर कम फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई करेगी एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर ज्यादा डेंस है, इस वजह से वो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आपको देखने को मिलेगी। द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है? आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी सुपर कार्स होती हैं उनकी कुछ शेप ऐसी सी होती है जी, बड़ी ही एरोडायनेमिक शेप होती है ताकि वो एयर को आसानी से कट कर सके। लेकिन अगर यहीं पे हम एक ट्रक की बात करें, ट्रक आगे से फ्लैट होता है तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो जो फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एरिया ज्यादा तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। अगर उसकी शेप एरोडायनेमिक है तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो जो पानी के जहाज हैं, पानी के शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इन सब की जो शेप है उसको एरोडायनेमिक शेप कहते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड को कट करने में मदद करती है, फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करती है। फ्लूइड फ्रिक्शन कंप्राइजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। फ्लूइड्स कंप्राइजेस ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दैट अकर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एज दे आर आल्सो इन मोशन। देखिए भाई, अब लिक्विड है, लिक्विड के भी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि सभी चीजें मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको पता है कि ये क्या कहलाते हैं? फ्लूइड कहलाते हैं। लिक्विड हुआ चाहे गैसेस हुआ, ये फ्लूइड कहलाते हैं। तो ये रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन में होते हैं तो ये आपस में भी क्या लगाते हैं? जब टकराते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। इसको इंटरनल फ्रिक्शन कहा जाता है। द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल फ्रिक्शन। वो लिक्विड कितना आसानी से फ्लो करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? उस फ्लूइड के इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी उस लिक्विड के इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। एन एक्सटर्नल फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोज थ्रू इट। एक्सटर्नल फ्रिक्शन कौन सा है भाई? फ्लूइड का वो फोर्स जो ये फ्लूइड किस पे लगाएगा? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा, उसको एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसको इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वो फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है उसको एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहा जाता है। As an object travels in a fluid, it loses its energy. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में चलता है, ट्रेवल करता है, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है? लूज करता है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन, उस फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसमें से आगे चलने के लिए वो ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। Hence things that can easily flow in fluids have special shape. इसीलिए वो चीजें जिनके
जिनको पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर चलना है, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, उनके पास कुछ स्पेशल शेप्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस समझिए कैसे, जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, आपने देखा होगा उनकी शेप कुछ पर्टिकुलर होती है, आगे से वो पॉइंटेड होती हैं ताकि वो वाटर को इजीली कट कर सकें, ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें आसानी से विदाउट यूजिंग मच एनर्जी। बर्ड्स हैं और एरोप्लेन्स हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक शेप होती है, आपने देखा होगा, जो प्लेन्स हैं आपके, उनकी कुछ ऐसी सी शेप होती है ना, ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें और आसानी से एयर के अंदर फ्लाई कर सकें। फिशेज ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक शेप, जो फिशेज हैं, मछलियां हैं, उनके पास स्पेसिफिक शेप होती है। ऐसी शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइंड शेप, जो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करती हैं, सच एज टेल्स एंड फिन्स दैट अलाउ देम टू स्विम कॉन्टिन्यूअसली इन वाटर एंड इवन प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फिशेज की शेप भी ऐसी होती है ताकि वो पानी को आसानी से काट सके और उनके ऊपर जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम से कम लगे। Not only this, all the vehicles are designed in a way that they can resist the fluid friction because air is present everywhere. एयर हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए जितने भी व्हीकल्स हैं, आपकी गाड़ियां हैं, वो भी इसी हिसाब से डिजाइन की जाती हैं ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। आप देख सकते हैं इनकी जो बीक है ये मदद करती है इनको हवा को क्या करने में, काटने में। ऐसे ही सभी जितने भी फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, ये पॉइंटेड होते हैं सामने से। ऐसे ही आपके प्लेन्स भी पॉइंटेड होते हैं, ऐसे ही शिप्स भी आगे से क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको चैप्टर में कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, उसको दूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।